सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, ये मेरा डिक्लेरेशन है। मेरा नाम आर.सी. धीमान है और मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। ये कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता है। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। ये देश के समस्त नागरिकों के लिए हमारा डिक्लेरेशन है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित इस संविधान वाचन के आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्मप्रिय M.R. प्रशांत जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं संचालन कर रहे हैं माननीय अशोक कुमार बौद्ध जी, भोपाल मध्य प्रदेश RBM, एवं भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय क्रांति जिला विधानसभा एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं समस्त भारत के नागरिक, जैसा कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के संविधान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत के नागरिकों के लिए प्रत्येक सोमवार को 8 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क संवैधानिक शिक्षा का आयोजन करती है और उसमें भारत देश के नागरिकों से यह आह्वान करती है कि वह संविधान के महत्व
को दृष्टिगत रखते हुए इस वेबिनार में जुड़ करके संवैधानिक शिक्षा को प्राप्त करें। यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और भारत देश के अंदर संविधान के प्रति लोगों में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सफलता प्राप्त हुई है। भारत के संविधान के संबंध में संक्षेप में कुछ बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को अगर हम संक्षेप में समझना चाहें कि भारत का संविधान क्या है, तो भारत के संविधान में क्या है? यह दुनिया का सबसे सर्वोत्तम संविधान मेरी नजर में क्यों? तो इसके लिए भारत के अंदर जो संविधान लागू हुआ उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य साथियों ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों की तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो संविधान की संपूर्ण झलक वहां पर नजर आती है। लेकिन उन उद्देश्यों तक पहुंचने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान के संबंध में क्या कहते हैं? तो बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान के संबंध में एक डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की परिभाषा देते हैं जो बहुत कम पुस्तकों में मिलती है, इसलिए मैं इसे वेबिनार में बताता रहता हूँ ताकि लोगों को मालूम रहे कि बाबा साहब ने संविधान के संबंध में क्या कहा। तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। न केवल यह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को स्पष्ट करता है, बल्कि उन्हें उनकी जो स्थिति है, जो शक्तियां हैं, उनको परिसीमित करते हुए निरंकुश और तानाशाह होने से भी रोकता है। तो यह वो संविधान है जिसके माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्यों को भी इसमें बताया गया। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि हम भारत के लोग 1,35 जो है 1,35 अरब लोग जो है इस समय करीब करीब भारत में जनगणना के अनुसार हैं, उससे ज्यादा है जो जिनकी जनगणना नहीं हुई। तो उन सबका ये संविधान है और उन सबकी तरफ से जो है ये संविधान भारत की पार्लियामेंट में संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए ये बताया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गण राज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर संविधान का संबंध शासन और प्रशासन करने के साथ ही नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से भी संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हैं, वह नागरिकों को पता नहीं और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे उसका पालन करें। नागरिकों को नागरिक कर्तव्यों का पता नहीं, मौलिक अधिकारों का पता नहीं, नीति निर्देशक तत्वों का पता नहीं, कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार और कर्तव्यों का पता नहीं। तो जब देश के 1 अरब 35 करोड़ लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं, तो फिर कानून का राज यानी संविधान का राज होगा कैसे? सवाल ये पैदा होता है। एक आप हलवाई अपने यहाँ शादी में रखिए किसी कार्यक्रम में और उसको मिठाई बनाने का पता ही नहीं, तो फिर मिठाई कैसे बनेगी? तो उसी तरीके से देश के नागरिकों के ऊपर यह जिम्मेदारी जब आ जाती है, वो खुद भारत के नागरिक कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो भारत के नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। जब लोगों को ये पता होगा तभी तो भारत में जो है संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना पाएंगे। जब पता ही नहीं होगा हलवाई को कि मिठाई कैसे बनती है, तो शादी में मिठाई कैसे वो खिला पाएगा? तो यही एक जो है गैप है। संविधान के बनाने के बाद बाबा साहब ने संविधान सभा को सौंप दिया और देश की जनता को संविधान की जानकारी नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा गैप है और ये जो है देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के अंदर जनता की जिम्मेदारी है कि वो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए। तो कैसे बनाएगी जब उसे पता ही नहीं? सिर्फ उसे इतना ही नहीं पता है, बल्कि उसको ये भी नहीं पता है कि कार्यपालिका की शक्ति क्या है, विधायिका की शक्ति क्या है, न्यायपालिका की शक्ति क्या है। चलो इतना ना पता हो कोई बात नहीं, चल जाएगा। इतना भी पता नहीं कि उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। तो फिर बाबा साहब का संविधान बनाने का उद्देश्य क्या पूरा हुआ? भाई बाबा साहब ने संविधान सिर्फ शासन प्रशासन चलाने के लिए ही तो बनाया नहीं। उनका जो उद्देश्य है कि तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। तो जब तक संविधान की जानकारी लोगों को नहीं होगी, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे प्राप्त करेगा? ये एक महत्वपूर्ण
बिंदु है जिस पर माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने गहन अध्ययन किया है, विचार किया है, विमर्श किया है, और उसके बाद जो है माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने संविधान की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि संविधान की शिक्षा विधि महाविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। देश के अंदर जो विधि महाविद्यालय हैं, उनके माध्यम से संविधान की शिक्षा प्रदान की जाती है। और अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हैं तो आपको महाविद्यालय में जाके एडमिशन लेना होगा, नियमित क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी। यही एक ऑप्शन है संविधान को सीखने समझने का, कानून को जानने का। परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए एक जून पर सोमवार को 8 से 9 के बीच संवैधानिक शिक्षा लेने का एक विकल्प प्रदान किया गया है कि यदि आपके पास धन नहीं है, यदि आपके पास समय नहीं है, आप प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, आप सरकारी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कोई रोजगार करते हैं, तो आप किसी महाविद्यालय में, विधि महाविद्यालय में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, निर्धनता है। तो आइए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म पर, जूम पर आइए और शिक्षा ग्रहण करिए। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक बहुत बड़ा राष्ट्र हित में किया जा रहा कार्य है। इसके लिए इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की भारत के समस्त नागरिकों को भूल प्रशंसा करनी चाहिए। यह उद्देश्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भारत के संविधान को भारत के नागरिकों तक पहुंचाने का। और जो हमारे साथी इसमें ज्वाइन करते हैं उनको तो सीधा सीखने का मौका मिलता है, परंतु जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है आरपीएम इंडिया, जो कि एक यूट्यूब पर चैनल है, आर पी और एम फिर इंडिया, इसके ऊपर समस्त वीडियो को लोड कर दिया जाता है और फिर वहां से वो संविधान की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जिनको चूक हो जाती है, जो भी व्यक्ति जब चाहे भारत के अंदर जो आरबीएम इंडिया चैनल है उस पर जा करके वीडियो को सुन सकता है, समझ सकता है। इस तरीके से यह एक दूसरा जो है विकल्प राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के नागरिकों के समक्ष आरबीएम इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है, ताकि लोग जो है कानून की शिक्षा ले करके अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करें। आज का जो आर्टिकल है 101, उस पर चर्चा होनी है, 102 पे चर्चा होनी है, और फिर 103 पे चर्चा होनी है। 101 से लेके 103 तक जो आर्टिकल है उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो है मेंबर ऑफ असेंबली है, यानी कि एमपी और एमएलए, संसद के सदस्य और विधानमंडलों के सदस्य के जो स्थान है वो कब रिक्त हो जाएंगे, कब उन्हें खाली माना जाए। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि एक हर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, असेंबली के सदस्य होते हैं, वह विधानसभा या वह संसदीय क्षेत्र कब लोकसभा के अंदर रिक्त माना जाए और कैसे रिक्त होगा और उसे रिक्त करने की प्रक्रिया क्या है,
इस संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 101 स्थानों को रिक्त होने के संबंध में पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। पहला पॉइंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि व्यक्ति शब्द के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही समाहित हैं। स्त्री पुरुष के अतिरिक्त जो कॉमन जेंडर है वो भी इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया है। कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, ये एक बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन लगाया है। यानी दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ऐसा नहीं है कि जो है राज्यसभा के भी सदस्य हैं और लोकसभा के भी सदस्य हैं। आप दोनों में से किसी एक के सदस्य रहेंगे, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है व्यक्तियों के ऊपर। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि इलेक्शन में कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, राज्यसभा का मेंबर है भाई, वह विधानमंडल में जो है लड़ा था और जो है राज्यसभा में आ गया, दो सदनों का सदस्य हो गया। तो अब वह दो सदनों का सदस्य अगर हो जाता है तो वैसी स्थिति में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई कि किस तरीके से उसका एक पद रिक्त किया जाए। It is a liability of the parliament that they have to make a law. उन्हें कानून बनाना है। पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि यदि कोई व्यक्ति दो स्थानों पर चयनित हो जाता है, चुन लिया जाता है, तो उसके लिए एक स्थान ही उचित है। दूसरे स्थान से उसे हटाने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसको बंद करेगी। ये पार्लियामेंट को यहाँ पर शक्ति ये आर्टिकल 1 प्रदान करता है। आर्टिकल 1 के बाद जो है आर्टिकल 2 में क्या कहते हैं? आर्टिकल 2 में कहते हैं कि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि में समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जाए संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपना स्थान पहले ही नहीं त्यागा है। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एमपी भी बन जाए और एमएलए भी बन जाए, एमपी का मतलब संसद का सदस्य भी चुन जाए और किसी विधानसभा का भी सदस्य हो, तो ऐसी स्थिति में उसको समय रहते त्याग पत्र दे देना है एक स्थान पर। यदि वह समय रहते त्याग पत्र नहीं देता है, दोनों सदनों का सदस्य बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है ये जो संसद है उससे उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और वह विधानमंडल का बना रहेगा अगर वह विधानमंडल के अंदर त्याग पत्र नहीं देता तो उसकी संसद से स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है उसकी वो रिक्त हो जाएगी और वह विधानसभा में
विधानमंडल में बना रहेगा, एक सीट। ये आर्टिकल 2 निर्धारित करता है, 1 का 2। और तीसरा पॉइंट कह रहा है, यदि संसद के सदन का सदस्य किसी ऐसी अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है जो कि अनुच्छेद 102 में दी गई है। दूसरा पॉइंट, तो वह अपने त्याग पत्र को सभापति को, अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर करके देगा। अब वह अयोग्यता क्या है, 102 के अंदर दी गई है। 102 के अंदर जो अयोग्यता दी गई है, उस 102 के अंतर्गत दी गई अयोग्यता के कारण वह सदस्य सभापति को या अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक त्याग पत्र बनाएगा, उस त्याग पत्र में अपने हस्ताक्षर करेगा और वो उसको प्रदान कर देगा कि मैं आर्टिकल 102 के अनुसार अयोग्य हो गया हूँ, मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लीजिए। और फिर वह त्याग पत्र उस मेंबर का स्वीकार कर लिया जाएगा और उस स्थान को रिक्त समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। 102 में अयोग्यता क्या है ये अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ऐड कर दी गई है, वो ये ऐड कर दी गई है कि यदि जो आशय है, अभी बताया मैंने खंड खा में कि जो सभापति या अध्यक्ष को त्याग पत्र प्राप्त होता है और वह उस पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद उन्हें प्रतीत होता है, जानकारी प्राप्त होती है कि जिस मेंबर का त्याग पत्र उनके समक्ष आया है वह असली नहीं है, उसने अपनी मर्जी से त्याग पत्र नहीं दिया है, यानी कि बालक का प्रयोग करके उससे त्याग पत्र लिया गया है या फर्जी बना करके उसका त्याग पत्र भेज दिया गया और जबकि उसको पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि यह जांच में निकल के आता है कि उसका त्याग पत्र स्वैच्छिक नहीं है और असली नहीं है, तो ऐसे त्याग पत्र को फिर तुम्हें अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब आते हैं आर्टिकल 102 पे कि अयोग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है किन किन कारणों से अयोग्य हो जाएगा। पहला पहला यह है कि वह भारत का नागरिक ना हो, वह भारत का नागरिक नहीं है। जैसे कि कुछ लोग जो है आज पैसे वाले लोग भारत के अंदर रहते हुए भी दूसरे देशों की नागरिकता के लिए प्रयास करते हैं, रेजिडेंसी लेते हैं। तो आने वाले कल में कोई प्रावधान हो जाए यानी वह भारत का नागरिक नहीं रह जाए, किसी मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चुना गया, मान लो कल्पना कीजिए आप, मैं एक कल्पना करने की बात कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। जैसे मान लीजिए विजय माल्या, विजय माल्या भारत के नागरिक और जो है उन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए
और उसके बाद वह भारत से बाहर चले जाते हैं और नागरिकता का त्याग कर देते हैं, तब उनकी क्या स्थिति रहेगी सीट की। तब ये आर्टिकल जो है साफ साफ कह रहा है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वो अयोग्य हो गया। वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अस्वीकार किए हुए है, अब उस स्थिति में उसे अयोग्यता को धारित करेगा। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहत्था कर दिया जाता है तो मतलब संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जिसके अंतर्गत वह जो है अयोग्य शामिल हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है वो अयोग्य माना जाएगा। और एक पॉइंट और जो है इसमें से दो के अंदर यह है कि यदि वे भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर इसको धारण करने वाले निर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया लाभ का पद धारण करता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर रहा है, लोक सेवक है, सैलरी ले रहा है वहां से और लाभ उसे हो रहा है, फिर वह वहां पर निर्योग हो जाएगा। यदि वह विकृत चित्त है, मतलब आदमी का भरोसा नहीं है शरीर का, कब किसका दिमाग कैसा हो जाए, अपसेट हो जाए, मानसिक बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से वह विकृत चित्त हो जाए और उसको सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित भी कर दिया गया हो तो फिर वह उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि वह दिवालिया हो गया हो। दिवालिया, तीसरा कि भारत का नागरिक नहीं है, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। इस प्रकार से आर्टिकल 2 के 102 के अंतर्गत जो अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं उन अयोग्यताओं के आधार पर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो विधानमंडल है इसका वो सदस्य है उससे उसको हटाया जा सकेगा। अब सवाल ये होता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित निर्भरता से ग्रस्त हो गया है, मतलब वो पक्का है कि भाई उसमें अयोग्यता आ गई है, मान लो कि वहाँ विकृत चित्त हो गया है, तो प्रक्रिया क्या है उसको उसको जो है हटाने की। तो प्रक्रिया यह है कि यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा कि क्या वह राष्ट्रपति उसका निर्धारण करेंगे हैं और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, यानी कि इसका डिसीजन जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है शक्तियां। अब विधायिका के संबंध में कार्यपालिका निर्णय कर रही है क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो कैसे करेगी। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए माननीय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेंगे और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति को भी जो है इधर जो है ओपिनियन लेनी होगी निर्वाचन आयोग की। इस तरीके से जो सामंजस्य की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं पर भी मन माना पूर्ण कार्य न किया जा सके। विधायिका को शक्तियां प्रदान की गई है। सदस्य कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, किसी व्यक्ति को निर्योग्य साबित करना एक बड़ा मामला इसलिए है अनुच्छेद 101 से लेकर 103 के अंतर्गत कि आप जनता के द्वारा यानी 10 लाख लोगों के बीच से कोई व्यक्ति 35-40% वोट प्राप्त करके लोकसभा जाता है। 35-40% का मतलब 3-3.5 लाख वोट पाता है। 3-3.5 लाख लोग उसको वहां से चुनाव जिता करके भेजते हैं और उसको
वहां से जनता द्वारा भेजा जा रहा है, इसलिए उसको हटाने की जो प्रक्रिया है तो उसमें निरयोग्यता है या नहीं है, यह डिसाइड करने की जो प्रक्रिया है उसमें सामंजस्य स्थापित किया गया है। क्योंकि कहीं पर भी मनमाना पूर्ण कार्य विधायिका न कर सके, कहीं पे भी मनमाना पूर्ण कार्य कार्यपालिका न कर सके, इसलिए मामला विधायिका, कार्यपालिका और निर्वाचन आयोग के बीच में से सामंजस्य करके उसकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो रिक्त हो। अब यहाँ पर जो है एक डॉक्ट्रिन भी लगता है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो विधायिका है उसकी शक्तियां और जो कार्यपालिका है कुछ शक्तियां उसको दी गई और फिर इसके बाद जाकर के इधर इलेक्शन कमीशन को दे दी गई। इस तरीके से शक्तियों का पृथक पृथककरण करने से, मतलब अलग अलग डिवाइड करने से जो है कोई एक शक्ति मनमाना पूर्ण कार्य नहीं कर सकती है। और इस तरीके से जो स्थान रिक्त होगा वो युक्त युक्त होगा और सही होगा। और वो भी एक सेक्शन आर्टिकल 102 के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किस किस आधार पर व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। पहला आधार 102 के अंतर्गत दिया गया है कि वह व्यक्ति लाभ का पद धारित नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि वह विकृत चित्त न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो। अब विकृत चित्त का मतलब डॉक्टर के पास, डॉक्टर घोषित कर देता है भाई ठीक है, यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है सक्षम न्यायालय द्वारा, तो यहाँ पर जो है विकृत चित्त कौन करेगा? किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विकृत चित्त दिमागी रूप से वह जो है कार्य करने लायक नहीं बचा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो जो है उसका निर्धारण तो डॉक्टर ही करेगा। और डॉक्टर कौन सा करेगा? तो वो जो उस कम से कम उस जिले का जो है लोक सेवक करेगा, जो सीएमओ होगा, उसके माध्यम से वो वेरीफाई होगा। फिर उसके बाद भी जो है यहाँ पर न्यायपालिका को इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि इसकी घोषणा न्यायपालिका द्वारा अगर की गई है तो क्लियर हो गया भाई, विकृत है तो है। तो तीसरा पॉइंट है कि वह दिवालिया हो गया हो। दिवालिया का मतलब यह है कि उसने बड़ी सी कंपनी खोली हो और फिर उसका सारा का सारा जो है जो धन है वो घाटे में चला गया, पूरी कंपनी घाटे में चली गई और फिर उसने अपने आप को ऐसे हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया कि भाई अब मैं नहीं चला सकता, मेरा पैसा सब चला हो गया, नुकसान मत, दिवालिया हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसा व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दिवालिया व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो देश को भी दिवालिया होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए दिवालिया लोग को भी हटाया जाएगा और भारत का नागरिक अगर नहीं है तो भी हटाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई अगर संसद ऐसी विधि बना देती है जिसके माध्यम से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जैसे कि वो एक मामला बन रहा था सीए वाला मामला बन रहा था जिसमें धर्म के आधार पर कुछ लोगों की नागरिकता जा रही थी। तो नागरिकता ही नहीं रहेगी तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से बनेंगे? तो इस तरीके से जो है बनाई हुई जो विधियां या जो अधिक अयोग्यताएं हैं उस आधार पर उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त होगी और वहाँ जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वह निर्वाचित हुआ है उसको रिक्त समझा जाएगा। और जब उसको रिक्त समझा जाएगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन को जानकारी होगी
उसकी सहमति से राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर रहे, तो इलेक्शन कमीशन उस पर पुनः निर्वाचन के लिए तिथियां घोषित करेगा, अधिसूचना जारी होगी समय अनुसार, और वहां पे फिर से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आएगा और पार्लियामेंट में बैठेगा। दिस इज ए प्रोसीजर। यहाँ पर जो है ये आर्टिकल 101 से लेके 102 तक समाप्त होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आज 103 को समझाया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय धर्मप्रिय MR प्रशांत साहब को आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रशांत साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें।